इनका स्थानीय 1932 का खतियान का वादा था। भूख से भात भात कहते हुए मौत हो गई थी और उसका प्रमुख कारण राजनीतिक कारण था और प्रशासनिक कारण था। ये मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ। हेमंत सरकार के आने के बाद क्या इसमें कुछ बदलाव होता हुआ दिख रहा है क्या? अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस उसको लेकर के चल रहा है, भूख से मौत की खबरों को लेकर कि जेएमएम में गैर झारखंडी चेहरों की भरमार हो गई है। पैसा वहाँ के लोग लगा रहे हैं, यहाँ के लोग मोहरा बन रहे हैं। खासकर संथाल और कोलाखानी के इलाके में कुछ असंतोष की स्थिति भी है क्या? हेमंत सरकार की विदाई की पटकथा तैयार कर दी गई। ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सरकार का एक अंग हूँ या पक्ष हूँ। और लोकसभा का चुनाव में क्या उनका हश्र हुआ ये पूरा देश जान रहा है, झारखंड। तो हेमंत सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर आप इस सरकार को कितना अंक देना पसंद कीजिएगा? ठीक इसी तरह की पटकथा लोकसभा के समय लिखी गई थी और अधिकारियों के ऊपर जितना पकड़ होना चाहिए था तो वो पकड़ इनकी कमजोर है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड और मेरे साथ आज आपके साथ हैं जेम्स हेरेंज। नमस्कार सभी को। जेम्स हेरेंज झारखंड में एक नामचीन चेहरा जो पिछले 20 बरस से राइट टू फूड पे काम कर रहे हैं और इस दरमियान झारखंड के नदियों, पहाड़ों, झीलों सबों को नापा तौला है। जेम्स हेरेंज राइट टू फूड के क्षेत्र में तो खैर इनका स्पेशलाइजेशन है ही है, इसके साथ ही आदिवासी मूलवासी समाज के जो मुद्दे हैं, उनकी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और सामाजिक चुनौतियां हैं, उस पर भी इनकी गहरी नज़र बनी रहती है। तो आज हम मिलते हैं जेम्स हेरेंज से। जेम्स हेरेंज भाई, आपका बहुत बहुत वेलकम इस ऑफिस में। स्वागत है। एक छोटे से वक्त पे समृद्ध भारत के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से जोहार और शुभकामनाएं। एक छोटे से निमंत्रण पे आपने आना स्वीकार किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी, दर्शकों को भी। जेम्स हेरेंज जी, आज आपसे हम जानने की कोशिश यह करेंगे कि झारखंड के जो सियासी हालात हैं उसमें आदिवासी समाज का नज़रिया क्या है। पर इस पे आप इससे पहले, चूँकि आपका राइट टू फूड में एक लंबा 2 दशक का अनुभव है, हमें याद है 2017 की वो घटना जब संतोषी की सिमडेगा में मौत हुई थी और उसके बाद लगातार करीबन 10-11 मौत की खबर आई। उसके बाद हेमंत सरकार आई। बिल्कुल। हेमंत सरकार का दावा है कि 61-62 लाख करीबन आज के दिन में वह राशन कार्ड गरीबों को दे रही है, ये उनका दावा है। पर क्या जमीनी हालात वही हैं? क्या आदिवासी मूलवासी समाज के सामने जो भूखमरी की स्थिति थी उससे निदान पा लिया गया है? हेमंत सरकार के मौजूदा सरकार और पिछला रघुवंश दास की सरकार के बीच में क्या कुछ अंतर आया है क्या? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि 2017 में अक्टूबर का महीना था और उसी समय सिमडेगा के कारी माटी में एक 14 वर्षीय दलित बच्ची संतोषी की भूख से भात भात कहते हुए मौत हो गई थी और उसका प्रमुख कारण राजनीतिक कारण था और प्रशासनिक कारण था। ये मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ। प्रशासनिक कारण इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों ऐसे आदेश हैं, निर्देश हैं कि कल्याणकारी स्कीमों के साथ आधार का अनिवार्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन 2017 में मैं बताना चाहूँगा कि अप्रैल के महीना से ही एक अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी अधिकारियों को सभी राशन कार्ड लाभुकों का आधार से जोड़ने का किया गया। और उसके बाद जब सरकार का उस समय 1000 दिन पूरा हो रहा था तो उन्होंने एक बड़ा जश्न मनाया कि हमने ऐसे डुप्लीकेट 11,64,000 राशन कार्ड रद्द किए और इससे इतना करोड़ रुपया बचेगा और उससे हम दूसरे कल्याणकारी स्कीमों में लगाएंगे, विकास की स्कीमों में लगाएंगे। लेकिन उसी बीच में जब संतोषी कुमार की मौत होती है और हम लोग पहले भी उसका आवेदन सिमडेगा के डीसी को दिए हुए थे, प्रशासनिक महकमा को दिए हुए थे हमारे साथियों ने, और उसका रिसीविंग था और उसी बीच उसकी मौत हो जाती है तो उसको स्थापित करने के लिए
बहुत एड़ी चौटी का जोर नहीं लगाना पड़ा। ये प्रशासनिक फेल्यूर सामान्य तौर पर स्थापित हुआ और देश भर में काफ़ी हंगामा भी हुआ। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस उसको लेकर के चल रहा है, भूख से मौत की खबरों को लेकर के। और उसके बाद लगातार गढ़वा में, रामगढ़ में, दुमका में, अलग अलग इलाके में भूख से मौत की खबरें आते रहे और सरकार तो आज तक नहीं मानती है, लेकिन जब उसके पृष्ठभूमि पर जाएंगे तो वो पूरा आपको नज़र पड़ेगा कि इसके पीछे कोई अचानक अनाज नहीं मिला तो मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। काफ़ी दिनों से वो कम अनाज, लंबे वक्त से डिप्राइवेशन के शिकार थे। हाँ, लंबे वक्त से उसको आहार नहीं खाद्य मिलता। सुरक्षा समाज में के मौजूद था। पर हेमंत सरकार के आने के बाद क्या इसमें कुछ बदलाव होता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, हेमंत सरकार 2019 में आई और आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में 24 मार्च को लॉकडाउन लग गया था और उसके बाद में कोविड का जो दौर था उसमें बहुत लोगों को तकलीफ़ें उठानी पड़ी, सारा आर्थिक गतिविधि बंद था। लेकिन उस समय भी हम देखेंगे तो जिस तरीके से प्रशासनिक महकमा सक्रिय हो गया था पूरी मशीनरी को, और इवन सामाजिक संगठन के लोगों को भी अपने स्तर से जो कर पाए, तो 21 भी इसी तरीके से बीता। और आज की तारीख में हम बोल सकते हैं कि इसका काफ़ी बेहतर काम करने की कोशिश की गई है, खासकर राशन के मुद्दे पर। और वही कोविड के दौरान ही करीब 35 लाख ऐसे परिवार थे जो राशन कार्ड के मापदंड में आते हैं, लेकिन सेंट्रल कोटा नहीं है बोल करके राशन कार्ड और बढ़ा नहीं रहा था। तो इसीलिए आप देखेंगे कि 2021 के अक्टूबर महीना में हेमंत सरकार को ये महसूस हुआ अलग अलग फीडबैक के जरिए कि लोगों के पास बहुत ऐसे लोग हैं जो कार्डधारी होने की पात्रता रखते हैं, लेकिन सरकार कोटा नहीं दे रही, इस कारण से हम नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने शुरू में 15,000 ग्रीन कार्ड व्यक्ति के लिए घोषणा किया और उस पर काम करना शुरू किया। फिर उससे भी काम आगे बढ़ा, फिर भी कुछ लोग बाकी रहे, तो फिर 5 लाख बढ़ा करके उसको 20 लाख परिवारों का, 20 लाख व्यक्तियों का कोटा बढ़ाया। और इस तरीके से बाद में करीब 25 लाख व्यक्तिगत तौर पे इसका दायरा बढ़ाया गया। तो आज की तारीख में हम बोल सकते हैं कि करीब 51 लाख ये पीला कार्ड, 51 लाख गुलाबी कार्डधारी राशन कार्ड हैं पूरे झारखंड में। करीब 8 लाख से थोड़ा ऊपर अंत्योदय कार्डधारी हैं और 4-4.5 लाख से थोड़ा ज़्यादा ग्रीन कार्ड राशन कार्डधारी हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो करीब 66-67 लाख लोग आज की तारीख में कम से कम राशन कार्ड से कवर हैं। तो ये हमको लगता है कि एक संवेदना है झारखंड के खासकर वैसे तबके लेकिन लोगों के लिए हेमंत सरकार की, जो वास्तव में नीडी हैं और उनको अपने सीमित साधनों के बावजूद उनको मदद पहुंचाने का, राहत पहुंचाने का, खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाने का प्रयास कर रही है। ये हमको लगता है कि हेमंत सरकार का एक सराहनीय कदम है। मैंने खाद्यान्न के मोर्चे पर हेमंत सरकार लगभग सफल रही है, बिल्कुल, है ना। एक दूसरा सवाल जो जहन में उठता है, क्योंकि आप तो जंगल पहाड़ सारे के दौरे करते रहते हैं, डे टू डे का वर्क है आपका इन लोगों के बीच में, आदिवासी मूलवासी समाज के खासकर के बीच में सुदूरवर्ती गांवों का दौरा करते हैं आप। हाल के दिनों में राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आया है झारखंड में। आप ये कह सकते हैं कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम जैसे कद्दावर चेहरे जेएमएम को छोड़कर 4 दशक का अपना जर्नी को छोड़ते हुए अचानक भाजपा में चले गए, जिसके खिलाफ उनका आंदोलन चलता रहा था। वो जब थे जेएमएम के साथ तो कहते थे कि भाजपा से ही खतरा है झारखंड को। तो ये पलटी बिल्कुल सियासत में पलटियां आम है, पर ये दावा भी साथ साथ आ रहा है कि इस सियासी पलटी से या लोबिन हेम्ब्रम और चंपई सोरेन के बगावत से हेमंत सरकार की विदाई की पटकथा तैयार कर दी गई। ये भाजपा ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, ये नैरेटिव मीडिया से फिलअप किया जा रहा है। हम आपसे जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि क्या आदिवासी मूलवासी समाज भी इस चीज़ को इसी नज़रिए से देख रहा है जिस नज़रिए से मीडिया परोस रही है, या उसका अपना भी कोई नज़रिया है इस मायने में? मैं लगातार खासकर गांवों में घूमता हूं और ऐसे चीज़ों पर भी लोगों से बातचीत होती है। अभी मैं यहाँ आने के पहले सीधा साहेबगंज का हेमंत सोरेन का ही चुनाव क्षेत्र बरहेट में था और उसके बाद में तालझारी होकर के भी मैं आया और भी कई क्षेत्रों का दौरा करता रहा हूँ।
एक चीज़ मैं झारखंडी जनमानस को खासकर आदिवासी मूलवासियों के नज़रिए से मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ कि जो लोग ये रिमर फैला रहे हैं कि हेमंत सरकार की विदाई तय है, उनको याद करना चाहिए कि ठीक इसी तरह की पटकथा लोकसभा के समय लिखी गई थी और उन्होंने गीता कोड़ा को पश्चिम सिंहभूम से और दुमका से सीता सोरेन को अपने पाले में ले लिया था और लोकसभा का चुनाव लड़ाया। और लोकसभा का चुनाव में क्या उनका हश्र हुआ ये पूरा देश जान रहा है, झारखंडी जनमानस जान रहा है। और उसी तरीके से अभी ये दोनों जो गए हुए हैं, देखिए मैं बहुत स्पष्ट जानता हूं कि झारखंडी जनमानस जो है वो आपका जो एक तरीके से अगर वो बागी हो करके चुनाव लड़ते तो शायद हेमंत सोरेन को कुछ हद तक नुकसान पहुंचाते थे। बागी कहने का मतलब है, जिसे हम याद दिलाना चाह रहे हैं, बाबूलाल मरांडी जिस तरीके से झारखंड विकास मोर्चा में रह करके प्रभावित करते रहे और चुनाव को में जीतते रहे, उस तरह का अगर बागी हो करके चुनाव लड़ते ये दोनों तो शायद थोड़ा खतरा हो सकता था। लेकिन ये जो सीधे भाजपा के पाले में चले गए और खासकर 2014 से लेकर के 2019 तक झारखंडी जनमानस ने जिन मुद्दों को लेकर के 5 साल तक सड़कों पे लड़ता रहा, अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, CNT एक्ट का मुद्दा था, पैसा का मुद्दा था, तो उस चेहरा को एक एक आम जनमानस पहचानता है। तो भाजपा के लिए में चले जाना स्पष्ट तरीके से जनता ने मान लिया है कि यह हमारा दुश्मन है, ये कोई बहुत ज़्यादा कुछ भी प्रभावित नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा राजनीतिक हलचल हुआ है लेकिन आम जनता अपने जमीन पे इसका असर नहीं पड़ेगा। एक चीज़ और भी है, इतना तो आप मानेंगे कि 4 दशक की जो यात्रा रही है चंपई सोरेन का, लोबिन हेम्ब्रम का, और आज हेमंत सोरेन सिर्फ इनकी बात नहीं है, सारे जो पुराने चेहरे हैं JMM के, जिनका दिसम गुरु के साथ नाता रहा था, वैसे चेहरों को अपने साथ जोड़ने में सफल नहीं हो रहे हैं। तो क्या झामुमो के जो पुराने चेहरे हैं उसको साथ लेने में हेमंत सरकार की असफलता सामने आ रही है? हेमंत सरकार को ये देखना थोड़ा जरूरी है कि हमारे साथ कौन लोग इस पार्टी को सींचे हैं, इस पार्टी को खड़ा किए हैं, उनको सम्मान देने के लिए उनको तरजीह देना पड़ेगा। खासकर जब सरकार में होते हैं उस समय और भी कठिन दौर से गुजरते हैं कि क्योंकि सरकार में रहते हुए कई लोग ऐसे घेरा बना लेते हैं जो उनको झारखंड से बहुत ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता है, उनको अपने काम से, अपने स्वार्थ से, अपने वोट बैंक से ज़्यादा मतलब होता है। लेकिन जो लोग अगर पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, उनको भी अगर झारखंड की सही में चिंता होगी तो कम से कम भाजपा जैसे पार्टी में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा लोगों का मानना है। एक चीज़ और है कि आप तो काफ़ी भ्रमण करते हैं, एक बात आ रही है मधु कोड़ा की, वही मधु कोड़ा जिस पर 4000 करोड़ के घोटाले का आरोप थे, आरोप क्या, उसमें तो सजा भी हुई है उनको। इस मधु कोड़ा को भाजपा में जाने से क्या भाजपा का कुछ लाभ होने वाला है? जब गीता कोड़ा को सामने ले जाने के बाद एक तरीके से परिवार ही कहना चाहिए कि अप्रत्यक्ष रूप से तो भाजपा में चले ही गए थे। अब आपका मधु कोड़ा भी जाएंगे तो मैंने पहले जैसे दोहराया था कि भाजपा में जाने से भाजपा को कोई बहुत ज़्यादा झारखंड में फायदा नहीं होगा, क्योंकि झारखंडी जनमानस जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ती है और ये देश में स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा कभी भी आदिवासी मुद्दों को, आदिवासियों के जल जंगल के मुद्दों को लेकर के न कभी गंभीर रही है न कभी गंभीर होगी। ये देश जानता है, जिसमें झारखंडी लोग अच्छी तरह से अपना स्थापित कर चुके हैं। मैंने मधु कोड़ा, आपका मानना है कि मधु कोड़ा का भाजपा में जाने का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं। पर एक चीज मैं देख रहा हूं, जहां तक साथ पूर्व मुख्यमंत्री या मौजूदा मंत्री, 2 तो हो गए, हाँ। हेमंत बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, और बाकी 5 अपने के यहाँ के हुए। हाँ। तो साथ जो मुख्यमंत्री हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक तरफ हेमंत सोरेन है, तो ये महाभारत के अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में वध कर दिए जाएंगे या सकुशल वापस आएंगे? हाँ, एक तो ये बहुत समझना जरूरी है कि जब से सरकार का गठन हुआ है उस समय से भाजपा ने जिस बेचैनी के तहत इनके ऊपर अटैक किया है,
चाहे वो राष्ट्रपति से लिफाफा, बंद लिफाफा का मामला हो, आज तक वो खुला नहीं। उसके बाद आपका 2 हमारे विधायक जो कलकत्ता में मनी लॉन्ड्रिंग की तरह पकड़े गए थे। तो एक हिसाब से पूरा कोशिश रहा 5 साल तक इनको सत्ता से बाहर करने का, लेकिन जिस मौजूदगी के साथ, मजबूती के साथ में हेमंत सोरेन खड़े हैं, इसका जो सेंटिमेंट है वो झारखंडी जनमानस को गया है। झारखंडी जनमानस जानता है कि अगर हेमंत सोरेन थोड़ा भी डिग जाते तो आज वो अपने सत्ता में नहीं बने रहते, भाजपा इनको डिगा सकती थी। लेकिन इनका जो जेल जाना, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संदेश गया है झारखंडी जनमानस में, देश को तो गया ही है। तो इसलिए जितना भी 2 पिछले सीएम या वर्तमान सीएम या और जो लोग लगे हुए हैं, ये इस बेचैनी साफ झलक रहा है कि लोग पहले अपनी रणनीति में फेल होते रहे हैं, इसीलिए भाजपा के लोग नया नया प्रयोग कर रहे हैं और ऐसे एक सीएम चाहे करंट सीएम को लगा रहे हैं जो खुद भी आदिवासियों के मतलब विपरीत काम करते रहे। मध्य प्रदेश का जो मामा है, आपने वहाँ देखा था सीधी में पेशाब कांड किस तरीके से हुआ था, तो कितना लोगों में आक्रोश था। वो वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं हुआ एक अलग बात है, लेकिन कम से कम झारखंडी जनमानस तो जानता है। वैसे ही असम में जिस तरीके से वहाँ के झारखंड से एक बहुत बड़ा तबका 15 लाख से ज़्यादा आदिवासी लोग, खासकर उरांव लोग चाय बागानों में रहते हैं, वहाँ उनके साथ क्या हो रहा है, आज तक उनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है। तो ये क्या झारखंडी में जनमानस नहीं जानता है? तो ये सब साफ साबित करता है कि वो आदिवासियों के हितैषी कभी हो नहीं सकते हैं भाजपा के लोग। इसका मतलब है कि ये जो चक्रव्यूह रचा गया है, शासक रथी महारथी सामने है, हेमंत सोरेन एक तरफ अभिमन्यु की तरह मैदान में खड़े हैं, पर ये अभिमन्यु बध नहीं होने जा रहा है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस होकर के नहीं, क्योंकि अभी तुरंत ही नज़दीक है चुनाव। हेमंत और बाकी जो सेक्युलर पार्टी हैं उनको भी बहुत ही रणनीतिक तरीके से गठबंधन सही तरीके से होगा तब इनका मतलब आगे आना सही होगा। नहीं तो ये गठबंधन में इतना देर कर देते हैं कि तब तक मतदाता जो है वो अलग अलग डिसीजन, अलग अलग मानसिकता बना चुका होता है। एक सवाल और भी आता है, बार बार पूछा जा रहा है कि भाजपा झारखंड में ही इतना जोर क्यों लगा रही है, जबकि चुनाव तो पंजाब में भी होना है, चुनाव तो महाराष्ट्र में भी होना है। तो क्या झारखंड की जो जमीन के अंदर संपदा छिपी हुई है, यह भी एक कारण है क्या? देखिए, भाजपा 2 राज्यों को किसी भी परिस्थिति में अपने हाथ से निकलना नहीं देती है, जिसमें से एक है महाराष्ट्र, जो कहा जाता है कि आर्थिक राजधानी है। तो वहाँ आधा से ज़्यादा गुजरातियों का कब्जा एक तरीके से कारोबारी में। झारखंड आपका पूरे देश में 40% खनिज संपदा का आपूर्ति करता है। तो कारपोरेट जो सरकार चल रही है केंद्र में, तो उसकी तो पहली नज़र झारखंड है, क्योंकि अब कहीं उसके लिए उतना जगह बचा नहीं हो जितना माइनिंग में उसको कारपोरेट में फ़ायदा होगा, कारपोरेट को चलाने के लिए। तो जल अगर है तो झारखंड में, ज़मीन है तो झारखंड में, और माइनिंग है तो पूरा झारखंड में। तो इसलिए हर वो दांव, हर वो खेलना चाह रही है जिसमें बम्पर पैसा लगा करके भी अगर हमको एक एक विधायक को जो सत्ता में है खरीदना पड़े तो खरीद लें। ये उनकी पूरी रणनीति का हिस्सा है। भले वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ के बगैर वो कारपोरेट को मदद नहीं पहुँचा सकते हैं। कारपोरेट नहीं मदद पहुँचाए तो केंद्र में भाजपा की सरकार भी नहीं होगी। अच्छा, एक जो मुद्दा है सरना धर्म कोड का, 1932 का खतियान का, और भी आदिवासी समाज के कई मुद्दे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो बगावत हो रही है या जो जेएमएम में जो डिफेंस की स्थिति में दिख रहा है इस बगावत के बाद, तो ये जो पॉलिटिकल चेंजेस होगा तो ये 1932 का खतियान, सरना धर्म कोड, पिछड़ों को आरक्षण, ये सारे मुद्दे नेपथ्य में चले जाएंगे। निर्भर करता है कि आगे राज्य में किसकी सरकार बनेगी। अगर वर्तमान जो हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार चल रही थी वो अगर रिपीट करती है तो इन मुद्दों को आगे बढ़ाने में और थोड़ा मदद मिले, क्योंकि अल्टीमेटली राजनीतिक निर्णय ही राज्य में काम करता है। लेकिन अगर ये
वैसे तो कल्पना नहीं की जा सकती है, वैसे तो अंदेशा नहीं है, लेकिन अगर किसी कारण से ये वापस सत्ता में नहीं आती है तो ये जो संवेदनशील मुद्दे हैं, 1932 का खतियान है, सरना कोड की मांग है, और भी यहाँ की जल जंगल जमीन के मुद्दे हैं, वो शायद गाउन हो जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के आदिवासियों का, मूलवासियों के ऊपर जुल्मो सितम और ज़्यादा बढ़ जाएगी और लोग ज़्यादा असहाय महसूस करेंगे और ज़्यादा। मेरे कहने का मतलब है कि हेमंत सरकार, एक तो आपको लगता है कि हेमंत सरकार की वापसी होने जा रही है, पर यदि ऐसा नहीं हुआ तो 1932 का खतियान, सरना धर्म कोड, जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है वो कमजोर पड़ जाएगी, ऐसा मानते हैं क्या आप? हाँ, ऐसे ही होगा, क्योंकि 1932 से सबसे ज़्यादा किसको खतरा है? सबसे ज़्यादा खतरा है जो बिहार से आकर के यहाँ रच बस गए हैं, जो यूपी से आकर के रच बस गए हैं और आज भी आ रहे हैं धड़ल्ले से। आप देखेंगे, शायद किसी ने इसको गौर नहीं किया होगा, जो आज की तारीख में आदिवासियों का जाति प्रमाण पत्र बनता है, उसमें रघुवर सरकार ने खेल करके गया है। जाति प्रमाण पत्र बनने के लिए आपका एसटी और एससी के मामले में 1950 से पहले का आपका लैंड रिकॉर्ड चाहिए होगा, लेकिन वहीं जो सेंट्रल ओबीसी है और उसके बाद में जुडिशियरी में है, उनके लिए 1978 1992 तक का डॉक्यूमेंट है। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हम झारखंडियों की जमीन को लेने के लिए, तो ये सारा चीज़ें सुरक्षा कवच का काम करती है। तो इसलिए जब इन चीज़ों से हम लोगों को धीरे धीरे करके दूर कर देंगे तो ये ज़मीन छीनना और नदी नाला छीनना और कारपोरेट माइनिंग करना आसान होगा। तो ये एक एक रणनीति का पार्ट हो जाता है सरकार में बैठे लोगों का। तो एक लंबा रणनीति के साथ काम किया जा रहा है ऐसे राज्यों के लिए। एक और जो मुद्दा है झारखंड में, जो हाल के दिनों में 2-4 महीना से काफ़ी एग्रेसिव रूप से सामने आया है, उसमें है संथाल का बदलता डेमोग्राफी, बांग्लादेशी घुसपैठ। आप तो चूंकि उस क्षेत्र के रग-रग से वाकिफ हैं, हर एक गांव में घूमते रहते हैं, ये कितना फसाना है, कितनी हकीकत है? बहुत सही कहा आपने, और इसीलिए मैं शुरू में ही बताया कि मैं अभी संथाल से ही होकर के आ रहा हूँ। लेकिन संथाल का जो वहाँ का स्थानीय समस्याएं हैं या स्थानीय लोगों के मुद्दे हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा तो राजनीतिक मुद्दा ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि वहाँ बांग्लादेशी आकर के बस करके वहाँ का डेमोग्राफी को ख़राब कर रहे हैं। जो वहाँ के संथाली और पहाड़िया लोगों का सबसे बड़ा दर्द है, वो दर्द ये है कि बिहार से और यूपी से आकर के सीएनटी एक्ट होने के बावजूद भी उनके ज़मीन पर दान पत्र की तरह मात्र एक नोटरी में लिख करके उनके ज़मीन पर धड़ल्ले से बस रहे हैं। उससे उनको ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है, उससे वो पूरा तंगो तबाह हैं। जो संथाली लोग हैं उनका भी ज़मीन, खासकर जो मुस्लिम वर्ग है, तो मुस्लिम वर्ग बांग्लादेश से आकर के यहाँ नहीं ज़बरदस्ती कर रहा है, लेकिन वो लोग अपना दायरा बढ़ाने के लिए अपना राजनीतिक कवच का इस्तेमाल करते हुए दबंगई तरीके से आदिवासियों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर ले रहे हैं। और चूंकि उन लोग एक बड़ा वोट बैंक है और सरकार खासकर संथाल में जेएमएम के लोग उनके ऊपर कार्रवाई करने से घबराते हैं कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा मुस्लिम का, इसलिए। तो ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, तो सीएनटी एक्ट का अनुपालन नहीं हो रहा है धड़ल्ले से। अब पूरा संथाल का देखिएगा तो जो पहाड़ है वो आज बर्बाद कौन कर रहा है? आप एक भी उसमें बांग्लादेशी को देखेंगे क्या, जो बड़े बड़े क्रेशर पहाड़ में लगा करके ख़त्म कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। जो आपका बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, और ये जो नेक्सस है, एक तरीके से गठजोड़ है, प्रशासन में उनका पकड़ है और उसके बाद में कारोबार में उनका पकड़ है, तो उससे वहाँ का मैंने आप कह रहे हैं कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ जो है यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो है, जो बिहार या यूपी के लोग जा करके वहाँ सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए बस रहे हैं, या पहले की भाषा में कहा जाए तो दिक्कुओं का प्रवेश काफी हो रहा है, तो वो मुद्दा असली मुद्दा दिक्कुओं का, असली मुद्दा बांग्लादेशी का नहीं है। किसी भी वहाँ का, चाहे आप कम्युनिटी स्तर पर जो लीडर काम कर रहा है, कोई मुखिया काम कर रहा है, या कोई सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहा है, कोई धार्मिक लीडर काम कर रहा है, उनसे आप बात करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा कि क्या उनका दर्द है। अच्छा, एक बताओ, लोबिन हेम्ब्रम बोरियो विधायक, उन्होंने उन्होंने पार्टी छोड़ते वक्त एक बात कही
कि जेएमएम में गैर झारखंडी चेहरों की भरमार हो गई है और उन्होंने तो बाकायदा नाम लिया है, वो सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे, पिंटू, अभिषेक पिंटू, प्रदीप मिश्रा, ये सारे लोग। तो क्या वाकई में जो जेएमएम में गैर झारखंडियों की इतनी ज़्यादा एंट्री हो रही है और उनको महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जा रहा है, उससे आदिवासी मूलवासी समाज और खासकर संथाल और कोल्हान के इलाके में कुछ असंतोष की स्थिति भी है क्या? वहाँ पे दो चीज़ों को लेकर के थोड़ा असंतोष है। एक तो सरकार और सरकार के नुमाइंदे के लोग वहाँ बड़े पैमाने पर आज नहीं कल माइनिंग होगा इस उम्मीद में बड़ा बड़ा ज़मीन को अक्वायर करके बैठे हैं। तो एक वो असंतोष है, खासकर हेमंत सोरेन के बगावती लोग या हेमंत सोरेन के खिलाफ जो हवा बह रही है कि इनके लोग भी वहाँ कोल माइनिंग, डंपिंग यार्ड ऐसे करके जहाँ जहाँ पे काठी कुंड के आसपास और उसके बाद शिकारी पाड़ा के आसपास बड़ा माइनिंग का एक प्रस्ताव है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं और कई ऐसे नाम हैं जो साउथ से आकर के वहाँ पे कारोबार संभाल रहे हैं। और ये जो आम जन की भाषा में बहुत मुश्किल है समझना, लेकिन जब उसके अंदर घुसेंगे तो एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। मैंने साउथ से भी लोग आकर के वहाँ जमीनें खरीद रहे हैं, मतलब यहाँ के लोगों के साथ मिल करके हाँ, पैसा वहाँ के लोग लगा रहे हैं, यहाँ के लोग मोहरा बन रहे हैं। तो ये एक असंतोष का भावना है। और दूसरा यही अभी आपने बोला और ये हम लोग भी महसूस करते हैं कि जब से हेमंत की सरकार आई है, पहले जितना सुलभ तरीके से मिलते थे बिफोर 2019 और अभी जब से सीएम बने हैं तो आम जनता लोग उनके तक पहुंच के पहले वो सुरक्षा कवच जो गैर झारखंडी है, पिंटू का नाम आपने लिया, विनोद का नाम आपने लिया, तो वैसे लोगों से जब तक पार नहीं होंगे तो वही लोग एक तरीके से डिसीजन मेकर हैं कि कौन सीएम से मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। मैंने आपका कहने का मतलब है कि लोबिन दा का ये तर्क सही है कि सीएम हेमंत जो है गैर झारखंडी चेहरों से घिरते चले जा रहे हैं और ये उनकी कमजोरी है। हालांकि उनके परफॉर्मेंस हैं पर यह उनकी कमजोरी भी है, यह उनकी बड़ी कमजोरी है। और सिर्फ आम जनता नहीं बल्कि कई ऐसे विधायक और मंत्री भी हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग से बातचीत में बताते हैं कि उनके साथ में जब मिलेंगे तब तो हम किसी विषय वस्तु पर डिस्कशन करेंगे या राज्य के मुद्दों पर बातचीत करेंगे, तो वहाँ पहुँचना ही मुश्किल होता है, तो फिर हम बातचीत क्या कर पाएंगे। तो ये इस नेक्से से तो हेमंत दा को बाहर निकलना चाहिए और तब जा करके। एक चीज़ और बात है कि हेमंत सरकार की जो अब तो 5 वर्ष मानना ही ठीक रहेगा, बिल्कुल है ना। ये 5 वर्षों के मुख्य उपलब्धि क्या है? ये आए थे सरना धर्म कोड पे, इनका स्थानीय 1932 का खतियान का वादा था। स्थानीय नौकरियों में 75% युवा स्थानीय युवा है, उनका नौकरी का वादा था। संविदा कर्मियों का स्थायीकरण का वादा था। ये सारे तमाम वादे थे इनके चुनावी घोषणा पत्र के हिस्सा हैं। तो यदि हम उनके उस 2019 के घोषणा पत्र को देखें और सरकार के 5 वर्षों के कामकाज को देखें तो ये सरकार अपने घोषणा पत्र के कितना नजदीक और कितना दूर नजर आती है। तो एक तो आप देखेंगे कि 2 साल तो उनका क्राइसिस मैनेजमेंट में चला गया, उसमें काम करने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं था। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सरकार का एक अंग हूँ या पक्ष हूँ, लेकिन इसको तो स्वीकारना पड़ेगा। और उसके साथ में मैं ये देखता हूँ कि 2 क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। एक तो पेंशन को लेकर के हमेशा लोग तरसते थे, खासकर वृद्धा पेंशन को लेकर के, आदिम जनजाति पेंशन को लेकर के। तो इन्होंने एक ऐसा यूनिवर्सल पेंशन किया कि आज की तारीख में पेंशन जो सत्ता संभाले थे उसके अनुपात में करीब आज की तारीख में 1.5 गुना ज़्यादा लोगों को पेंशन मिल रहा है। और उसी तरीके से महिलाओं का, और अभी आप तात्कालिक देखेंगे तो मैया सम्मान योजना। तो ये हमको लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरत था इस राज्य के लिए, जो एक लोगों को जीने के लिए आर्थिक आधार उपलब्ध कराता है। दूसरा जो अनुबंध कर्मियों का जहाँ तक सवाल है और नौकरियों का जहाँ तक सवाल है, ये इसमें वो खरे नहीं उतर पाए और उसके हो सकता है बहुत सारे कारण होंगे, उसके प्रशासनिक कारण होंगे, उसके निर्णय लेने के कारण होंगे, बहुत सारे कारण होंगे। क्योंकि मैं तो यह भी जानता हूं कि प्रशासन में भी आधा से अधिक लोग बीजेपी माइंडेड अगर हैं तो वो लोग फाइलों को इतना अटका करके रखते हैं कि इसकी लोकप्रियता को कैसे गाउन किया जाए। हेमंत सरकार का जो एक बड़ी बाधा है वो प्रशासनिक मशीनरी भी है।
जो उनके इर्द गिर्द लोग तो हैं वो हैं ही हैं, जो सरकार में बैठे हुए अधिकारी भी हैं, उनका भी सोच एक हद तक गैर झारखंडी है और एंटी स्टेब्लिशमेंट है। बिल्कुल, हम लोग एज ए सामाजिक कार्यकर्ता जब लोगों के मामलों को लेकर के सरकारों को लिखते हैं तो उस समय जितना परफॉर्मेंस मिलता था अभी वो परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। मतलब कोई भी शिकायत आप कर रहे हैं तो 6-6 महीना 8-8 महीना तक लटका हुआ रहता है। तो इससे हमारी मानसिकता यही बनती है कि वहाँ कुछ लोग हैं प्रशासन में जो लोग नहीं चाहते हैं कि हेमंत की लोकप्रियता बढ़े। इस मामले में आप याद कीजिएगा कि रघुवर दास के सरकार में 181 चालू किया गया था, जहां लोग सीधे फोन कर या कॉल करके अपनी समस्याओं को दर्ज करवाते थे, उसका ऑनलाइन निस्तारण होता था। बिल्कुल। तो क्या इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम था इसको बंद करके हेमंत सरकार ने एक भूल कर दी है क्या? मैंने वही कहने की कोशिश की थी कि आपका पिछली सरकार में वो जो आपने बताया 181 में लोग डायरेक्ट कॉल करते थे और उसका एक्शन भी टाइम पीरियड में होता था। ये सरकार जब आई तो मनरेगा में जैसे आप देखेंगे कि सोशल ऑडिट को इन्होंने काफ़ी बाधित करने का कोशिश किया इसी सरकार में, जबकि उस सरकार ने शुरू किया था। तो यहाँ पे इनकी फेलोरिटी रही है और अधिकारियों के ऊपर जितना पकड़ होना चाहिए था तो वो पकड़ इनकी कमज़ोर है। जैसे अभी वन अधिकार का पट्टा देने का 9 तारीख का जो एक टारगेट था उसमें अलग अलग जिलों से, खासकर मैं लातेहार से बिलोंग करता हूं, तो लातेहार में इन्होंने जानबूझ करके उसको इतना कटौती किया रकबा में और अलग अलग कारणों से कि 9 तारीख उसको लोग लेने से इनकार कर दिया। मतलब खबर निकल गई थी बैठक का और लोग निकालने से मना कर दिया कि हम ये पट्टा लेकर के हम नहीं कुछ करेंगे। सिमडेगा में हमको खबर मिली है कि वहाँ डीसी साइन कर दिए हैं वन पट्टा में, सामुदायिक पट्टा में, कल्याण पदाधिकारी साइन कर दिए हैं और डीओफओ साइन नहीं कर रहे हैं कि हम पट्टा देने के पक्ष में नहीं है। तो ये हालत है इस सरकार में। तो प्रशासनिक महकमा एक नकारात्मक भूमिका में आ गई है इसकी सरकार में। बावजूद इसके सरकार के जो आज तक का परफॉर्मेंस रहा है उस हिसाब से आपने तो सत्ता का हेमंत सरकार का पक्ष भी गिनाया और हेमंत सरकार की जो कमजोरियां थी उसको भी सामने रखा। तो यदि आपको हम 10 अंक देते हैं तो हेमंत सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर आप इस सरकार को कितना अंक देना पसंद कीजिएगा? मैं कोविड से लेकर के अभी तक का रिसेंट परफॉर्मेंस के आधार पर उसको 8 अंक देना चाहूँगा हेमंत सरकार को। चलिए जेम्स हेमंत भाई, अंतिम सवाल आपसे, आपका हेमंत सरकार के प्रति जो हेमंत सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उनकी कमजोरियां हैं, इसका समग्र आकलन करते हुए क्या आपको लगता है कि हेमंत सरकार की वापसी होने जा रही है? अंतिम सवाल है आपसे। हेमंत सरकार अपने गठबंधन के साथियों के साथ उतना ही उदारता दिखाएं। उनको भी मालूम है कि हम झारखंड के 81 विधानसभा में से किस क्षेत्र में जीत पाएंगे, किस क्षेत्र में हमारा डायरेक्ट पार्टी नहीं जीत पाएगा, हमारे गठबंधन के पार्टी जीत पाएंगे, ये उनको भी मालूम है। तो ये समय रहते इनको बहुत क्लियर कर लेना पड़ेगा ताकि वहाँ जिनको भी चुनाव लड़ना है, जिस पार्टी को भी, उनको अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने का मौका मिले, अपने पब्लिक मतदाताओं के साथ संपर्क करने का मौका मिलेगा। तो ये हम 100% कहते हैं कि दोबारा हेमंत सरकार की अगुवाई में झारखंड में सरकार बनेगी। बहुत बहुत एक अंतिम सवाल और, आपने हेमंत सरकार की बात की और सारे मसले पर हम लोगों ने देखा, एक चेहरा है जो में बहुत तेजी से उभर कर सामने आया है, वो चेहरा है कल्पना सोरेन का। सही कहा। और 2 महीना से आपने पिछले जो 5-6-7 महीने से आपने उनके व्यक्तित्व का अध्ययन किया है। तो हेमंत सरकार को आपने, हेमंत सोरेन को आपने 2 दशक से संघर्ष करते हुए देखा है, कल्पना सोरेन को 7 महीना से, बिल्कुल, है ना? आपको बेहतर लीडर कौन नजर आता है, कल्पना सोरेन या हेमंत सोरेन? झारखंड के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि हेमंत का जेल जाना और कल्पना का राजनीति में एंट्री करना, और एंट्री करते ही एक ऐसे धमाकेदार एंट्री जिसको बोलते हैं कि पूरे देश लेवल पर उनका एक पहचान बन गया। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही झारखंड के लिए एक मौका है और हेमंत से हम कई गुना उसको बेहतर पिछले 7 महीना में परफॉर्मेंस देखे कि वो पब्लिक के साथ, खासकर महिलाओं के साथ इतना कनेक्ट करती है कि महिलाओं को ऐसा लगता है कि ये हमारी बहन है, ये हमारी बहू है, ये हमारी दीदी है, ऐसा लोग अपने आंतरिक तौर पर फील करते हैं। तो जहाँ पर भी जाती हैं
उनका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, खासकर महिलाएं। तो यूथ जो है वो भी इनके जो धारा प्रवाह इंग्लिश बोलती हैं या रोजगार का मुद्दा उठाती हैं और जिस तरीके से झारखंडी जन मुद्दों को लेकर के बोलती हैं, तो 4 मार्च के पहले तक किसी ने ऐसा उनको सपना में भी नहीं सोचा था, कल्पना भी नहीं किया था कि कल्पना एक ऐसी महिला है जिनके अंदर काफ़ी राजनीतिक प्रतिभाएं छिपी हुई है, उनको बाहर लाने की जरूरत है। तो ये मौका उनको मिला। तो और क्या कल्पना सोरेन को भावी सीएम के रूप में भी देखते हैं क्या? निश्चित तौर पर अगर महिलाओं का मौका मिलेगा, जिस तरीके से महिलाओं का आगे बढ़ने की बात हो रही है, तो उनको मौका मिलना चाहिए। तो और भी झारखंड के लिए गर्व की बात होगी कि पहली महिला सीएम होंगी अगर पार्टी उनको ये मौका देती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू।